हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बीटा क्षय यानी बीटा डीके। क्या होता है कि किसी भी रेडियो एक्टिव नाभिक से अगर कोई इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो इस घटना को हमने बीटा क्षय कहा था। दो प्रकार की ये घटनाएं होती है, ऋणात्मक बीटा क्षय जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और एक होती है धनात्मक बीटा क्षय जो हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। ऋणात्मक बीटा क्षय में हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी उत्सर्जित होता है तो इससे द्रव्यमान संख्या तो अपरिवर्तित रहती है लेकिन परमाणु क्रमांक एक बढ़ जाता है। इस घटना को हमने कहा था ऋणात्मक बीटा क्षय। एक्चुअल में इसमें क्या होता था कि कोई न्यूट्रॉन किसी प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है जिससे परमाणु क्रमांक तो एक बढ़ जाता है लेकिन द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं होता। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा करी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे धनात्मक बीटा क्षय के बारे में कि धनात्मक बीटा क्षय बेसिकली क्या होता है, इसके क्या क्या रूल्स हैं और इसमें कन्वर्जन किस प्रकार से होता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बात कर रहे हैं धनात्मक बीटा क्षय के बारे में यानी कि पॉजिटिव बीटा डीके, धनात्मक बीटा क्षय जिसे हम बीटा प्लस डीके भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से कोई पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है और उसके साथ एक न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है तो इस घटना को धनात्मक बीटा क्षय कहते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से पॉजिट्रॉन बेसिकली क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जिसे ई प्लस भी लिखते हैं या पी प्लस भी लिखते हैं। तो जब किसी रेडियोएक्टिव नाभिक से कोई पॉजिट्रॉन तथा न्यूट्रिनो जो है वो एंटी न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है जिसे न्यू से लिखते हैं का उत्सर्जन हो तो यह बीटा प्लस डीके कहलाता है, धनात्मक बीटा क्षय कहलाता है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जब किसी रेडियोएक्टिव नाभिक से कोई पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलता है तो इससे द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन परमाणु क्रमांक एक कम हो जाता है। तो इस प्रोसेस में या इस प्रक्रिया में परमाणु द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। परमाणु द्रव्यमान संख्या का मतलब कैपिटल ए अपरिवर्तित रहती है, लेकिन परमाणु क्रमांक एक कम हो जाता है। परमाणु क्रमांक एक घट जाता है। देखिए ये जस्ट उसका उल्टा है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, परमाणु क्रमांक एक बढ़ जाता है, इसमें परमाणु क्रमांक एक घट जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं धनात्मक बीटा क्षय या बीटा पॉजिटिव डीके। अब इसको अगर हम इक्वेशन वाइज लिखें तो क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नाभिक दे रखा है x, इसका परमाणु क्रमांक है z और इसकी द्रव्यमान संख्या है a। तो इससे जब धनात्मक बीटा क्षय होगा, बीटा पॉजिटिव डीके होगा तो इससे द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं लेकिन परमाणु क्रमांक एक कम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा z-1 xa। साथ ही इससे एक क्या निकलता है, इससे एक पॉजिट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है, पॉजिट्रॉन, और एक न्यूट्रिनो निकलता है। और हम पढ़ चुके हैं जब भी किसी प्रकार का रेडियोएक्टिव डीके होता है तो विघटन की कुछ ऊर्जा भी निकलती है और ये विघटन की ऊर्जा किसके बराबर होती है, डेल्टा mc² के बराबर, जहाँ पे डेल्टा m होती है द्रव्यमान में क्षति, क्योंकि ये द्रव्यमान में क्षति के कारण ही ऊर्जा में बदलती है और ऊर्जा यहाँ से निकल जाती है। मतलब इस नाभिक के पास ऊर्जा कम रह जाती है। इस नाभिक को अपन y लिखते हैं, ठीक है, x नहीं लिखते हैं क्योंकि नया नाभिक बनेगा और नया नाभिक बनेगा तो इसको y लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस ऊर्जा निकलने का मतलब है कि बनने वाले नए नाभिक में ऊर्जा कम होगी, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इस घटना को हम कहते हैं धनात्मक बीटा क्षय। तो हम क्या देखते हैं कि परमाणु क्रमांक तो एक कम हो जाता है लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। साथ ही एक पॉजिट्रॉन निकलता है और एक एंटी न्यूट्रिनो की जगह न्यूट्रिनो निकलता है।
पॉजिट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, प्रतिकण होता है, वैसे न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल होता है। इसकी प्रॉपर्टी भी उसी की तरह होती है। प्रॉपर्टी में हम बात करें कि ये अति अल्प द्रव्यमान होता है, अति अल्प द्रव्यमान, न के बराबर इसका द्रव्यमान होता है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण में हम इसका यूज न के बराबर ही करते हैं। साथ ही इसका भी कोई आवेश नहीं होता, मतलब ये आवेश रहित होता है, और इसका डिटेक्शन जो है, इसका संसूचन जो है, डिटेक्शन वो भी काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसका डिटेक्शन वो भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। 1956 में रेंस एंड कवान, दो साइंटिस्ट ने इनका डिटेक्शन किया था, तो इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की परिकल्पना के बारे में। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सोडियम की बात करें, सोडियम होता है 11 सोडियम 23। इसमें से जब कोई बीटा क्षय होता है, पॉजिटिव बीटा डीके होता है, तो इससे द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परमाणु क्रमांक कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10, और 10 पे क्या आता है नियॉन 23 प्लस एक इलेक्ट्रॉन और साथ में न्यूट्रिनो और कुछ विघटन की ऊर्जा। तो इस प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि परमाणु क्रमांक कितना कम हो जाता है, 1 कम हो जाता है, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलता है और साथ ही कुछ विघटन की ऊर्जा भी निकलती है। इसी घटना को हम धनात्मक बीटा क्षय कहते हैं। अब इस प्रोसेस में भी हम देखें तो आवेश भी संरक्षित है और न्यूक्लियॉन्स की संख्या भी संरक्षित है। देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए न्यूक्लियॉन्स कितने थे 23, यहाँ पर भी न्यूक्लियॉन्स कितने 23, तो न्यूक्लियॉन्स की संख्या संरक्षित है। आवेश की बात करें, यहाँ पर टोटल कितना आवेश है 11, यहाँ पर देखिए 10 तो ये और एक प्रोटॉन पर आवेश 1, तो टोटल 10 और 1 11, मतलब आवेश भी संरक्षित रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स की संख्या भी क्या रहती है गाइस, संरक्षित रहती है। अब इस प्रोसेस में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि सर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो कैसे निकले, तो हमने डिस्कस किया था इससे पहले चैप्टर क्या कहते हैं लेक्चर में भी, कि परमाणु में जब अपन ऊर्जा देते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और वापस उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय एक फोटोन उत्सर्जित करता है। जबकि हमने कहीं नहीं पढ़ा कि परमाणु में फोटोन पाए जाते हैं। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा होता है, उसी समय फोटोन का उत्सर्जन होता है, फोटोन का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार जब किसी रेडियोएक्टिव नाभिक से बीटा पॉजिटिव डीके होता है, धनात्मक बीटा क्षय होता है, उसी समय इस पॉजिट्रॉन और इस न्यूट्रिनो का निर्माण होता है। ये इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ नाभिक के अंदर नहीं होते, इनका निर्माण स्पॉन्टेनियस होता है, तत्क्षण होता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। तो एक्चुअल में जब धनात्मक बीटा डीके होता है तो नाभिक के अंदर कोई प्रोटॉन किसी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, यहाँ पर कोई प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में बदलता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है गाइस, एक्चुअल जो प्रोसेस होती है, उस एक्चुअल प्रोसेस में कोई प्रोटॉन जो है वो किस में बदलता है, कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है, जिससे एक पॉजिट्रॉन बनता है और प्लस न्यूट्रिनो बनता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल प्रोसेस में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में बदलता है। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा तो इसके कारण द्रव्यमान संख्या में तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रोटॉन की कमी हो जाएगी और प्रोटॉन की कमी के कारण द्रव्यमान परमाणु क्रमांक में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में एक प्रोटॉन जो है वो किस में बदलता है, एक न्यूट्रॉन में बदलता है, जिसके कारण द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परमाणु क्रमांक 1 से क्या हो जाता है, कम। अब यहाँ पर भी अगर हम विघटन ऊर्जा की बात करें तो एज इट इज विघटन ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होती है गाइस, हम जानते हैं कि विघटन ऊर्जा Q बराबर होती है डेल्टा mc² के बराबर, जहाँ पर डेल्टा m क्या होता है, जहाँ पर डेल्टा m होता है द्रव्यमान में क्षति। ये हम पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान क्षति बेसिकली क्या होती है, द्रव्यमान क्षति होती है कि नाभिक का द्रव्यमान हमेशा अपने घटकों के द्रव्यमान से कम होता है और यहाँ पर उस द्रव्यमान में कमी के कारण ही ऊर्जा रिलीज होती है, जो विघटन ऊर्जा कहलाती है। तो इस द्रव्यमान क्षति को अगर निकालना चाहे तो द्रव्यमान क्षति किस प्रकार से होगी, द्रव्यमान क्षति होगी इस वाले नाभिक का द्रव्यमान हमेशा इसके उत्पादों के द्रव्यमान से क्या होगा, कम होगा। तो द्रव्यमान क्षति को हम डायरेक्ट यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, mx माइनस my। ठीक है, यानी कि जो मूल नाभिक है और माइनस जो बनने वाले नाभिक है उनके द्रव्यमान का अंतर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बंधन ऊर्जा को हम यहाँ से हटा दें तो यहाँ पर जो आ जाएगी मेरे पास वो आएगी डेल्टा mx माइनस my और इनटू क्या आ जाएगा c का स्क्वायर।
ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी विघटन ऊर्जा। यहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि ये जो विघटन ऊर्जा है गाइस, ये विघटन ऊर्जा किस किस को मिलेगी, ये विघटन ऊर्जा इस बनने वाले नए नाभिक को, पॉजिट्रॉन को और न्यूट्रिनो को मिलेगी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि बनने वाला नाभिक भारी होगा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नियॉन है जिसका परमाणु द्रव्यमान संख्या 23 है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रिनो जो है वो इससे हल्के हैं, मतलब ये मूव नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा, मतलब पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो जो है वो मूव करेंगे। इसका मतलब ये विघटन की अधिकांश ऊर्जा इन दोनों को मिलेगी। किस किस को मिलेगी, एक तो न्यूट्रिनो को और एक इस पॉजिटिव बीटा पार्टिकल को, मैं इसको बीटा प्लस भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मिलेगी। इसका मतलब कि यहाँ पर विघटन की ऊर्जा जो है वो एक तो पॉजिट्रॉन को और न्यूट्रिनो को मिलेगी, ठीक। अब अगर न्यूट्रिनो को ऊर्जा कम मिलेगी तो इसको ज़्यादा मिलेगी और इसको कम मिलेगी तो इसको ज़्यादा। तो इसी कारण बीटा किरणों या बीटा कणों का जो ऊर्जा का स्पेक्ट्रम है वो सतत प्राप्त होता है। तो इसको अगर मैं पॉइंट में लिखूँ तो किस प्रकार से लिखूंगा, इसको अपन रफ कर देते हैं, फिर हम इसके पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है गाइस। चलिए, तो पॉइंट में किस प्रकार से लिखेंगे कि विघटन ऊर्जा जो है, विघटन ऊर्जा, चूंकि बनने वाला वाय नाभिक भारी होता है, चूंकि उत्पाद नाभिक और उत्पाद नाभिक को हम क्या कहते हैं, वाय। उत्पाद नाभिक पॉजिट्रॉन यानी E+ एवं न्यूट्रिनो से अधिक भारी है, अतः विघटन ऊर्जा मुख्यतः पॉजिट्रॉन एवं न्यूट्रिनो को प्राप्त होती है, जिससे इनकी या उनकी ऊर्जा की जो रेंज है वो 0 से अधिकतम तक होती है, 0 से अधिकतम होती है, जो हम आगे वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। और साथ ही इम्पोर्टेंटली कि बीटा कणों का जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम है वो सतत होता है, क्योंकि इनकी ऊर्जा 0 से लेके अधिकतम तक कुछ भी हो सकती है। तो बीटा कणों का या विकिरणों का एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है, एनर्जी स्पेक्ट्रम वो सतत होता है। क्या होता है गाइस, सतत होता है। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया, ये हमने धनात्मक बीटा क्षय के बारे में डिस्कस किया गाइस, कि धनात्मक बीटा क्षय बेसिकली क्या होता है। बस इंपॉर्टेंटली इसमें ये याद रखना है कि इसमें न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में बदलता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है। अब इसके अलावा एक एक्स्ट्रा प्रोसेस और होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण यानी इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो वो प्रोसेस क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो गाइस हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में वैसे बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा है। तो इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण को समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण बेसिकली क्या होता है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अक्सर एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है वो ये बच्चों को पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण क्या होता है। प्रग्रहण देखिए, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बीटा पॉजिटिव डीके है, ठीक है, स्पेशल बीटा प्लस डीके कह सकते हैं इसको। तो देखिए कभी कभार बेसिकली क्या होता है कि किसी परमाणु में नाभिक उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन में निकटतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर एक न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको समझते हैं। तो समटाइम्स कभी कभार नाभिक जो है, नाभिक निकटवर्ती कक्षा के किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर
कि किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर नाभिक के अंदर प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन संयोजन से न्यूट्रॉन का निर्माण करता है, न्यूट्रॉन का निर्माण करता है एवं न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है, न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है। इस घटना को इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? इस घटना को इलेक्ट्रॉन कैप्चर या इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण कहते हैं। क्या बताया मैंने कि नाभिक जो है, ये जैसे कोई नाभिक है तो इसके पास वाले निकटतम कक्षा के किसी इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, इसी को मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा समझा दूं कैसे होगा, समझिए। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नाभिक है, ठीक। मान लेते हैं हमारे पास कोई नाभिक है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। मान लेते हैं सबसे निकट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाहर दूसरा कोई सी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण बेसिकली क्या, तो किसी नाभिक के चारों ओर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो कभी कभार ये नाभिक इसके निकटवर्ती कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर चला जाता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, एम्प्टी स्पेस बन जाता है, खाली जगह बन जाती है। इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर एक क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, और इस प्रोसेस में एंटी न्यूट्रिनो का भी उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है? एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। मेरी बात समझ में आई कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं, जिससे एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। अगर मैं इसको सिस्टमैटिकली जिस तरह हमने बाकी के साइन कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग लिखे हैं उस तरह लिखूं तो क्या होगा कि कोई नाभिक है, नाभिक को लिखते हैं हम ZXA से, ZXA। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो -E0 एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और इससे एक नया तत्व बनेगा Y, जिसकी द्रव्यमान संख्या तो एज इट इज रहेगी लेकिन परमाणु क्रमांक एक कम हो जाएगा, और इस प्रोसेस में एक एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जन होगा। इस घटना को हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं। ठीक है, ये इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला है। देखिए क्या होता है कि नाभिक जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है अपने निकटवर्ती कक्षा में से, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं। तो यहाँ से एक नाभिक ने इलेक्ट्रॉन लिया और एक नया तत्व बना दिया, जिसकी परमाणु क्रमांक तो एक कम होता है, द्रव्यमान संख्या कोई फर्क नहीं होता, और साथ में क्या उत्सर्जित होता है, न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है, और इसके साथ ही विघटन की कुछ ऊर्जा भी रिलीज होगी। विघटन की ऊर्जा रिलीज होना अनिवार्य है, क्योंकि ऊर्जा रिलीज नहीं होगी तो इसके पास ऊर्जा ज़्यादा रहेगी और ये अनस्टेबल होगा, ये होना चाहिए स्टेबल। इस घटना को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, इसके अगर एग्जाम्पल की अपन बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है कॉपर से निकल बनना। ठीक है, कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या होता है, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29 और निकल का कितना होता है 28। तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वो है कॉपर जो होता है 29, और उससे क्या बनना, निकल जो होता है 28, और इसके साथ ही कॉपर जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा -1E0, उससे क्या बनेगा, निकल बनेगा जो होता है 28, और इस प्रोसेस में एक न्यूट्रिनो रिलीज होता है। ठीक है, कॉपर की हम बात करें द्रव्यमान संख्या की तो 64 होती है लगभग, तो आ जाएगी 64 और ये भी 64। तो ये इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि कॉपर का न्यूक्लियस जो है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एक नया तत्व बना देता है जो है निकल, और ये इससे ज़्यादा स्टेबल होता है, और साथ ही एक
न्यूट्रिनो निकलता है, उसके साथ विघटन की कुछ ऊर्जा भी रिलीज होती है। इस घटना को इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं। अब इस प्रोसेस में समझेगा इस जैसे ही निकटवर्ती कक्षा में से कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की रिक्तता हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की इस रिक्तता को भरने के लिए उच्च ऊर्जा स्तर से कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आकर इसको भरेगा और जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित करता है तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो एक्स रे होती है। कौन सी होती है? एक्स रेस। इस पूरी घटना को ही हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक्स्ट्रा टॉपिक है। तो क्या पढ़ा कि नाभिक अपने निकटवर्ती कक्षा में से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके प्रोटॉन के साथ सम्मिलित कर न्यूट्रॉन बनाता है, नए तत्व का निर्माण होगा, न्यूट्रिनो रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के अंदर आ गया तो उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन इसको भरेंगे। जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो हम जानते हैं वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करेगा जो एक्स रे होती है। तो ये पूरी घटना इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण कहलाती है। अब इसमें ध्यान रखने वाली, इस पूरे बीटा क्षय में ध्यान रखने वाली बात क्या है वो मैं लिख देता हूँ कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनने की जो प्रोसेस है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है, और दूसरा प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनने की प्रोसेस जिसमें एक पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो रिलीज होता है। तो ये वाली प्रोसेस जो है न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनने वाली प्रोसेस, ये न्यूक्लियस के बाहर यानी कि न्यूक्लियस के बाहर या फिर अंदर दोनों जगह पॉसिबल है, लेकिन ये वाली घटना न्यूक्लियस के बाहर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनने की जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनने की जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के बाहर पॉसिबल नहीं है, वो केवल न्यूक्लियस के अंदर ही पॉसिबल है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, चलिए। तो इस पूरे सेशन में हमने डिस्कस किया कि बीटा क्षय बेसिकली क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम गामा क्षय के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही नाभिकीय ऊर्जा को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।